गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्यूरिडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इससे हमारे फर्स्ट 2 यूनिट जो हैं वो कवर हो जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950 के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इंडिया का, तो उनकी जो स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 में की गई थी। ठीक है। इट्स मेन एम वाज टू सॉल्व ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, तो अभी भी है। तो स्टेट और सेंटर के बीच में आप आज के टाइम में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बनने का ही जो एक सिंगल मोटिव था वो था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो जिससे हमारी कंट्री एक टूटने की सिचुएशन पे आ जाए। तो इसीलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि जो सेंटर और फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, जो फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसके बीच जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करना, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना। अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी बनती है उस डिस्प्यूट को ख़त्म करना। So as to protect the federal government of India, Article 124 to 147 in Part 5th of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, power, procedure of the Supreme Court। कि जो आर्टिकल 124 से 147 तक है, तो जो आर्टिकल 124 टू 147 है वो डील करते हैं कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कैसे, उसकी इंडिपेंडेंस, प्रोसीजर क्या है, जितना भी। और आर्टिकल तो 124 टू 147 है, लेकिन पार्ट कौन सा है? पार्ट है आपका 5th। ठीक है, पार्ट कौन सा है? पार्ट 5th में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 124 टू 147 एंड पार्ट 5th। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो कैसे है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस। कितने जजेस हैं? 31 जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। 31 जजेस हैं, यानी 30 हमारे पास जजेस हैं, और उसमें 1+1 क्या हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनको अपॉइंट कौन करता है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फिर बाकी वाले जो जजेस बचते हैं तो उनको कौन अपॉइंट करता है? जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन इन कंसुलेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो उनको पूछ के उनसे थोड़ा बातचीत करके जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये हमने उसमें भी पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के, जब हम पढ़ रहे थे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। फिर उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं तो वो प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे? प्रधानमंत्री की एडवाइस पे चूज़ करेंगे, वो पोर्टफोलियोज जितने हैं उनकी एडवाइस पे देंगे। सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड, हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस जो हैं जजेस के, ये इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड केस ऑफ जजेस। वो सेकंड केस कब आया था? 1993 में आया था। हेल्ड दैट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहता है, इस केस ने कहा है कि जो 1993 के बाद जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा वो कौन बनेगा? वो सीनियर मोस्ट जज बनेगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी सरकार है, आपको पता ही है पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं, तो वो एक जस्टिस को अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में रखने के लिए वो ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी और को भी बना सकते हैं। तो इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए
ये डिक्लेयर किया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज, सीनियर मोस्ट जज होगा, उसको क्या बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। फिर आता है इम्पीचमेंट, कि जब अगर जज बनाया तो बनाया हमने, लेकिन अगर उनको निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, उनकी इम्पीचमेंट कैसे करेंगे। जैसे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ा था कि उनकी इम्पीचमेंट कैसे होगी। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तो इम्पीचमेंट नहीं होती है, उनको तो अगर निकालना है तो बस वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है लोकसभा में, तो अगर वो फेल हो जाती है, अगर फ्लोर टेस्ट पास नहीं हो पाया तो फेल हो गए तो। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनकी भी इम्पीचमेंट ऐसे ही होती है जैसे जजेस की है। आर्टिकल 217 जो है वो डील करता है इम्पीचमेंट से, विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 124 जो है वो करता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन सा आर्टिकल डील करता है, 124, और हाई कोर्ट से कौन सा करता है, 217। प्रोसीजर दोनों का थोड़ा बहुत सेम ही होगा। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हमारे पास खाली 2 केसेस आए हैं इम्पीचमेंट के। कौन कौन से आए हैं, 1 आया है जस्टिस रामास्वामी केस। कौन सा है, जस्टिस वी रामास्वामी केस आया है सुप्रीम कोर्ट का 1991 में। और सेकंड अभी आया था 2010 में, जस्टिस सुमित्रा सेन का। वो दिस केसेस फेल टू पास इम्पीचमेंट। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज तक किसी की भी इम्पीचमेंट नहीं हुई है। हाँ, केसेस हमारे पास 2 जरूर आए हैं। कौन कौन से आए हैं, एक जस्टिस वी रामास्वामी का आया है और दूसरा सुमित्रा सेन का आया है। एक 2010 में आया है, इससे पहले 1991 में आया था। लेकिन ये दोनों जो है जैसे इनिशिएट हुई थी इम्पीचमेंट तो ये फेल हो गई, इन्होंने पहले ही रिज़ाइन कर दिया है। तो आज तक किसी की भी इम्पीचमेंट हुई नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जो है वो कहाँ तक है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। हमारे जो भी हमने अपील करनी होती है, कोर्ट में जाना होता है, तो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट है, इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। इट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फ़र्ज़ है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो उसको बचाएगा। और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, और ये फंडामेंटल राइट का गारंटर है सुप्रीम कोर्ट, कि जो फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिल रही हैं उसकी गारंटी जो है किसकी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। ज्यूरिडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम नीचे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक आ गई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हमने पढ़ा था कि अभी हमने पढ़ा था कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बना है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बना है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें उसके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी है सॉल्व करने वाला, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कहेंगे। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है इसकी, कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना। Under Article 131, it is jurisdiction of Supreme Court to decide the dispute between किस के बीच में, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। और दूसरा क्या है, सेकंड आ गया, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। हमने पहले में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है, बेसिक फंक्शन ये है कि वो किसी स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में, जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करेगा। और दूसरा क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे हमें इंडिया में देखने को मिलता है अभी कुछ पर्सन्स कुछ कमेंट पे हो जाता है डिस्प्यूट, जैसे पानी पे होता है, नदियों का जो पानी है उसके डिवीज़न पे भी डिस्प्यूट हो जाता है। और भी बहुत सारी कुछ कहीं पे एरिया के बेस्ड पे हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को कौन दूर करेगा, कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल इन दिस केस एंड नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये फाइनल कोर्ट है, बाकी कोई कोर्ट इस चीज़ पे डिसीजन नहीं दे सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट के पास अपने अपने हाई कोर्ट हैं, तो हर कोई हाई कोर्ट यही चाहेगा, अपनी स्टेट को फेवर करना चाहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम पूरी इंडिया में एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फेयर होगा बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है
अच्छा, अब अपील, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, जो अपील की ज्यूरिडिक्शन है वो क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड इट आल्सो हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया में, और जैसे हमें हाई कोर्ट में हमें लगता है कि हमें जस्टिस नहीं मिला तो हम मूव हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट की जजमेंट को क्वैश कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। द अपीलेट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, जो अपील करने की पावर है, अपीलेट पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किन किन पावर्स में? अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, क्या अपील कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक मैटर में क्या है? अपील इन सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर है, और स्पेशल लीव में जो है कौन कौन सी अपील्स हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के, जो ये तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे जो ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143, जो संविधान का आर्टिकल है 143, वो अथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। हालांकि ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। जैसे कि अगर कोई बिल आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई बिल आता है, तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल संवैधानिक है या नहीं, किसी चीज़ पे प्रेसिडेंट को लगता है कि मेरे को लीगल हेल्प चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम अंडर 143 जो है हेल्प मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाउंड है, उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हेल्प देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ इस बिल पे आपको साइन करना ही पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो साइन करेंगे, वो उनकी चॉइस है। लेकिन 143 के अंडर एडवाइस अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो बाइंडिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। फिर आगे प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने या ना माने, या सही समझे या गलत समझे, वो उनकी चॉइस है। फिर आते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन। जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये पहले पढ़ी हुई है जब हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट पढ़ा था, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम हमने ये ज्यूरिडिक्शन में रिट आती हैं कुछ, तो ये हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, वहाँ पे आपको समझाई हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, कि तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सुप्रीम कोर्ट को किस चीज़ की, ये जो हमारे संविधान है इनको बचाने की, इनकी जो इनके जो गार्जियन है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कैन इशू फॉलोइंग रिट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जो है तो वो इशू कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट के केसेस में तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन रिट इशू के चक्कर में 266 आर्टिकल हमने पढ़ा था तब, तो उसमें जो है तो ये हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है। हाई कोर्ट लीगल चीज़ों में भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के केस में ही इशू करता है। तो फर्स्ट आती है हमारी हैबीज कॉर्पस। ये हमने पहले पढ़ी हुई है। हैबीज कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव ए बॉडी। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर। जब भी जैसे हमें पुलिस वाले जब कोई क्राइम करते हैं या ऐसे ही कोई हमारे खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन में FIR लॉगिन करता है, तो पुलिस वाले हमें अरेस्ट करते हैं, तो जो वहाँ से छोड़ने के लिए रिट इशू होती है वो हैबीज कॉर्पस होती है। तो फिर देखो जैसे पुलिस वाले हमें अरेस्ट करते हैं, फिर वो जज के पास पेशी होती है, फिर हमें छोड़ दिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, तो वो हैबीज कॉर्पस वाली होती है। हैबीज कॉर्पस वाली होती है, इसका मतलब ये है कि जज साहब इसमें कहते हैं कि पुलिस वालों को कि भाई उस पर्सन को लाओ जिसको आपने डिटेन किया है, हम देखें कि आपने लीगली किया है उसको डिटेन या अनलीगली अरेस्ट किया है। फिर आता है मंडमस। मंडमस क्या है? इट लिटरली मीन्स वी कमांड। इसका मतलब होता है वी कमांड। इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच इट कैन कमांड अबाउट हिज हर ड्यूटी ऑफ आइदर सिविल और कोर्ट। इसमें क्या है कि अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो कोर्ट जो है उसको ये रिट इशू करता है मंडमस की। वो कोर्ट पूछता है कि बोलो भाई आप अपनी जो ड्यूटी है वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो अगर आपके तहसीलदार जो है आपको डोमिसाइल नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ पे मना कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हो
ये रिट इशू होगी तो उनको पूछा जाएगा कि भाई आप इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। प्रोहिबिशन तब तक होती है जैसे आपको कोई चीज़ मैं मना कर रहा हूँ कि हाँ बेटा आप पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये मैं प्रोहिबिशन कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई फेल हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई इलाज नहीं है। तो प्रोहिबिशन का आपने याद रखना है, मतलब मना करना। इट लिटरली मीन्स टू फॉरबिड। इसका मतलब हो गया कि मना करना। इट इज़ इशू टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू कीप विद इन लिमिट ऑफ देयर ज्यूरिडिक्शन। ये एक इन्फीरियर कोर्ट को, जो बड़ा कोर्ट है वो छोटे कोर्ट को इशू करता है कि मना करता है कि भाई ऐसे ही जो आपकी लिमिट है उसको क्रॉस मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जैसे अगर मेरे को इतना एग्जैक्ट पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो वो एग्जैक्टली कितना फ़ाइन कर सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो 20,000 तक फ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अगर उन्होंने 25,000 का फ़ाइन डाल दिया तो उनकी लिमिट से बाहर है ना, तो जो हाई कोर्ट है वो उनको कह सकता है कि जो आपने अपनी ज्यूरिडिक्शन को पार किया, जो आपके उसमें कानून में जो आपकी पावर में नहीं था, आपने वो चीज़ की है, तो उसको क्या करते हैं, मना करते हैं। लेकिन प्रोहिबिशन कब होता है, जैसे कि कोर्ट को पता है कि ये डिसीजन आएगा। जैसे कोई अगर हाई कोर्ट में अपील करता है कि मेरे खिलाफ वहाँ केस है और वहाँ ये सिचुएशन है, तो जब तक अगर उस केस का जो है डिसीजन लोअर कोर्ट में नहीं आया होता तो हाई कोर्ट जो है उसको मना करता है कि भाई तुम्हारी ये पावर नहीं है, या तो इस केस को हमें ट्रांसफ़र कर दो या इस केस में ऐसा डिसीजन मत दो। तो वो हो गया प्रोहिबिशन। लेकिन अगर जैसे वो चीज़ हो गई तो फिर उसके बाद लगता है सर्च्योररी। जो सर्च्योररी है, इशू टू क्वैश ऑर्डर पास्ड इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए कोर्ट। सर्च्योररी एंड प्रोहिबिशन आर द सेम बट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये सर्च्योररी जो है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इन द केस के जब भी होगी तो पहले तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर लोअर कोर्ट में ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो उनको प्रोहिबिशन वाली रिट होगी। लेकिन अगर पास हो गया तो फिर उनके आर्डर को क्वैश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सर्च्योररी जो है इस रिट को इशू किया जाता है। इसके बाद हमारी लास्ट बच रही है वारंटो। वारंटो में क्या है, इट इज़ इशू टू इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ठीक है, ये लीगलिटी जो है किसी भी ऑफिस की लीगलिटी के में इशू होता है। लीगलिटी मतलब कोई, जैसे आपने ऑफिस जो है इलीगल ऑक्यूपाई किया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में ये रेट बहुत इशू होती है। यूनिवर्सिटी में ऐसा नॉर्म होता है कि जैसे 3 साल तक हर कोई जो है HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा, जो भी प्रोफेसर लेवल का होगा। पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है। तो जो प्रोफेसर लेवल का जो भी इंसान होगा डिपार्टमेंट में, तो हर 3 साल के बाद हर किसी को मौका मिलेगा HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने का। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जैसे मेरी टर्न है HOD बनने के लिए, तो जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के वो बनाते हैं HOD को, तो वाइस चांसलर अगर मेरी जगह किसी और को बना देते हैं तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। कोर्ट ये वारंटो रिट जो है इसको इशू करेंगे वाइस चांसलर को, और उनको पूछेंगे बोलो भाई अगर इनका हक था, अगर इनकी बारी थी HOD बनने के लिए, तो आपने इनसे जूनियर बंदे को क्यों बना दिया। तो ये होगी क्यों वारंटो। इसके एक और एग्जांपल देंगे, जैसे आपने अगर MBBS डॉक्टर बनना है तो आपको एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा है, ऐसे जुगाड़ से अगर आप पैसे दे के या किसी भी चीज़ से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन एग्जांपल के लिए कोट कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो कि आप पैसे दे के MBBS की सीट ले लेते हो विदाउट एंट्रेंस में बैठने, या अगर एंट्रेंस में अपनी जगह किसी और को बिठा देते हो, तो आप डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ दिन के बाद किसी को पता चलता है, तो अगर कोर्ट रिट इशू करता है कि भाई बोलो आपने एंट्रेंस दिया ही नहीं तो आप कैसे ट्रेनिंग कर रहे थे, ये कौन सी होगी, क्यों वारंटो हो गई। अभी इसके बाद पढ़ेंगे जी हम जुडिशल रिव्यू। जो जुडिशल रिव्यू है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशल रिव्यू जो है तो ये अमेरिका कंट्री से, अमेरिकन स्टेट से जो है इसको देखा जाता है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कि अमेरिका से इसको क्यों रिलेट किया जाता है। इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू चेक द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं हमारी, जो कानून बनाती हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट पे नज़र रखेगा कि कुछ ऐसा लॉ ना बना दे जो संविधान के ख़िलाफ़ हो या जो सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, कुछ ऐसा लॉ ना बना दे सरकार। तो उसमें क्या है, जुडिशल रिव्यू है। जैसे अभी हमारे पास एक अमेंडमेंट आई थी, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया था सरकार ने। तो उस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या था
कि सरकार मतलब जो जितने भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनकी नियुक्ति जो है सरकार करेगी, सरकार बनाएगी। हालांकि आपको पता है कि इंडिया में जुडिशरी की जो अभी अपॉइंटमेंट होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, तो वो जुडिशियल मेंबर्स ही करते हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही हाथ रहता है ज़्यादा। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी सीनियर जजेस जो होते हैं तो वो मिल के इस चीज़ को करते हैं। लेकिन सरकार ने कहा था कि अपने कंट्रोल में लाने के लिए जुडिशरी को ये अमेंडमेंट पास कर दी थी। सरकार ने ये इसलिए की थी क्योंकि अपॉइंटमेंट पे सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का एक वो मेल नहीं बैठ रहा था, मतलब उनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था अपॉइंटमेंट में। उसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पोस्टें जो जजेस की थी वो खाली थी, तो उन जजेस की पोस्ट जो थी, वैकेंसी जो थी, उनको फिलअप करने के लिए सरकार ने नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। लेकिन जुडिशल रिव्यू की पावर से हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्वैश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो आज जो अपॉइंटमेंट होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है। जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम से, आज ये ध्यान रखना आपने, आज के टाइम में जो भी अपॉइंटमेंट होती है और वो कोलेजियम सिस्टम से होती है। इसमें क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो होते हैं, एंड और जजेस होंगे, तो वो जो है एक मेजॉरिटी पे डिसीजन लेंगे। मेजॉरिटी का मतलब कि जैसे अगर 5 लोग हैं उसमें कोलेजियम में, तो 4 लोग जिस फेवर में जाएंगे या 3 लोग जिस फेवर में जाएंगे तो वही डिसीजन होगा। तो वो है कॉलेजियम सिस्टम, जो भी अपॉइंटमेंट होती है इसी सिस्टम से होती है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केस ऑफ यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए नोन एज मार्बरी वर्सेस मेडिसिन। ये कब आया था केस? ये 1803 में आया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ आपको पूछा जा सकता है कि जो मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस है ये किससे डील करता है, तो ये जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। दिस केस वाज प्रिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन मार्शल। तो इस केस को जो है चेयर किसने किया था, यानी उस टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए थे वो कौन थे? वो थे जॉन मार्शल थे। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया था कौन सा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAP। जो कौन सी अमेंडमेंट थी? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके रिलेटेड था। फिर आता है इन फेमस केस मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का, ये आपको बहुत फेमस है, बहुत बारी आपने पहले भी सुना होगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट शुड नॉट रिमूव इट बाई अमेंडमेंट। कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो जो हमारी पार्लियामेंट है तो उसको ये ख़त्म चीज़ नहीं करनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। जुडिशियल रिव्यू के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखेंगे वो कौन कौन से हैं। मेंटेन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान है, संविधान की सुपरमेसी जो है, सोवरेनिटी जो है बनी रहे। मेंटेन बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, तो वो अपनी अपनी जगह पे जो है अपना अपना काम करें, उनके बीच में कोई डिसबैलेंस ना हो जाए। मेंटेन डिवीज़न ऑफ पावर नेसेसरी इन फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर है तो उसको क्या है, मेंटेन रखा जाए। केंद्र सरकार है वो इतनी भी पावरफुल ना हो जाए कि वो राज्य सरकार को इतनी दबा दे कि वो सरकारें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो हमारा जो सिस्टम है वो फेडरलिज्म पे है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन जो हमारी पावर्स, डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में तो वो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है। फिर आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? इन दिस प्रोसेस कोर्ट इंटरफेयर्स बिटवीन द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है कि जो कोर्ट है वो इंटरफेयर करता है किस किस के बीच में? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस जो है उसमें। लेजिस्लेटिव हो गए जहाँ कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव हो गए जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक पॉलिसी डिसीजन इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है कि वो क्या करेगी,
लॉ को इन्फोर्स नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, डिसीजंस लेगी कि जो कानून बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ठीक बन रहा है या गलत बन रहा है। इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक पॉलिसी डिसीजंस लेगी खाली, इंस्टेड ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ। तो इन्फोर्स कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगी। तो जो अगर इन्फोर्स अच्छे से नहीं हो रहा है, कहीं अगर सज़ा देनी किसी को, तो वो कौन देगा, वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ देंगी, सॉरी एग्जीक्यूटिव नहीं, जुडिशरी बॉडीज़ देंगी, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, न्यायपालिका जो है वो देगी। It implies the assertive role played by the judiciary to force the other two organs of the government to discharge their constitutional duties। तो जुडिशल एक्टिविज्म से क्या होता है कि इससे जो जुडिशरी बॉडी है वो ये फोर्स करती है दोनों बॉडी को, कौन कौन सी को, गवर्नमेंट को और जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उन दोनों को ये फोर्स करती है कि अपना अपना काम जो है वो संविधानिक तरीके, अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करें। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन यूएसए। ये भी कहाँ से आया है, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया हुआ है कंसेप्ट। दिस टर्म वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड इन 1947 बाई आर्थर सचली सिंगर। तो जो इस टर्म का ओरिजिन हुआ है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, तब ये टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन हुई है। तो इसका सबसे पहले जो कॉइन, इस वर्ड को किसने ओरिजिनेट किया था, किसने पैदा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने कहा था, ये आर्थर सचली सिंगर है कि यूनाइटेड स्टेट के सिटीज़न है, उन्होंने किया था। इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 1970। जस्टिस वी आर कृष्णा लायर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी ए देसाई आर एसोसिएटेड विद इट। पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये टर्म जो है 1947 में आई है, और किसने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन किया था, आर्थर सचली सिंगर ने। फिर जब इंडिया में 1970 के दशक में आई है, जस्टिस वी आर कृष्णा इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। जस्टिस पी एन भगवती बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी हैं, जस्टिस डी ए देसाई हैं, ये इससे एसोसिएटेड है, इस चीज़ से लिंक्ड हैं। द प्रोसेस इज डन बाई दिस प्रोसेस इज डन बाई पब्लिक इंटरेस्ट लिगिटिमेटिंग। जो PIL जो हम डालते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि उसने PIL डाली हुई, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिगिटिमेटिंग है, तो इसको PIL भी कहते हैं। तो PIL डाल के ही जुडिशल एक्टिविज्म का जो रोल प्ले करती है जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ब्लेस्ड वेरियस थिंग्स बाय जुडिशल एक्टिविज्म। बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं जुडिशल एक्टिविज्म से, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि नन ऑफ द नोटा आपने सुना होगा, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं EVMs में हैं, तो उनमें एक नोटा वाला बटन आया है, अगर आपने वोट डाला है तो आपको भी पता होगा, अगर आपने नहीं डाला तो आप किसी अपने बड़े जो आसपास उनको पूछ सकती है कि नोटा क्या है। नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव, कि अगर आप ऊपर जितने भी केसेस हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको लग रहे हैं वो कोई भी अच्छा नहीं है, तो आप नोटा को वोट दे सकते हो। हालांकि नोटा जीत भी जाए, सबसे ज़्यादा भी वोट आए, तो भी दोबारा इलेक्शन करवाने का प्रोविज़न नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी नोटा ने अपनी जो पहचान जो है EVM पे वो तो छोड़ दी है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेकंड यूनिट का। आप अच्छे से इस यूनिट को तैयार कीजिए, अच्छे से इस टॉपिक को समझिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। अगर कोई भी आपको लग रहा है इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा पूरा। और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।